हेलो फ्रेंड्स, अब है क्वेश्चन नंबर 3 एनवायरमेंटल लॉ का। भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित प्रावधान एवं राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों की भूमिका। जो भारतीय संविधान है उसमें पर्यावरण से संबंधित क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं ये बताना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ लेना। जो भारत का संविधान है उसमें पर्यावरण जो इन्वायरमेंट है उससे रिलेटेड क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं ये बताना है हमें। ठीक है, प्रस्तावना, इसका इंट्रोडक्शन देंगे कि भारतीय संविधान पर्यावरण संरक्षण को अत्यंत महत्वपूर्ण मानता है। यद्यपि प्रारंभ में पर्यावरण से संबंधित स्पष्ट प्रावधान नहीं थे, परंतु 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को संवैधानिक मान्यता दी गई। आज पर्यावरण संरक्षण न केवल राज्य का दायित्व है बल्कि यह नागरिकों का भी कर्तव्य है। अभी मैंने जो दूसरा क्वेश्चन कराया था उसमें बताया था कि नागरिकों का कर्तव्य आर्टिकल 51 के ए में इसके है क्लॉज जी, इसमें बताया गया है। और किसमें? मौलिक कर्तव्य में जो संविधान के अंदर मौलिक कर्तव्य हैं उसमें मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज, उसमें बताया गया है कि भारत का जो नागरिक है उसका ये कर्तव्य है कि वो संरक्षण करे किसका? पर्यावरण का। और न्यायपालिका ने इसे मौलिक अधिकार से भी जोड़ दिया है। मौलिक अधिकार में आर्टिकल 21 जिसमें जीवन का अधिकार है। और डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो पार्ट है उसमें आर्टिकल 48 ए में। तीनों आर्टिकल याद रखना, तीनों ही डिफाइन करने होंगे आपको, इसमें भी और उसमें भी। फिर है इसके बाद राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों की भूमिका। डीपीएसपी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, लिख सकते हो आप इस हेडिंग की जगह ये भी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये हेडिंग भी आप लिख सकते हो, जो बताई गई है किसमें? आर्टिकल संविधान के पार्ट 4 में। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत पार्ट 4 राज्य को ऐसे दिशा निर्देश देते हैं जिनका उद्देश्य एक न्यायपूर्ण और संतुलित समाज की स्थापना करना है। पर्यावरण संरक्षण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। फिर आर्टिकल 48 ए, इसका क्लॉज जी जिसमें पर्यावरण को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 48 ए भारतीय संविधान के राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों डीपीएसपी का महत्वपूर्ण प्रावधान है जिसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। इसके अंतर्गत राज्य पर यह दायित्व डाला गया कि वह पर्यावरण की रक्षा करे, मतलब रक्षा और इसका सुधार करे तथा देश के वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। किसका ये कर्तव्य है? राज्य का, क्योंकि ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंदर बताए गए हैं। जो पार्ट 4 है संविधान का, पार्ट 4 वो आर्टिकल 36 से लेके आपके 51 तक बताया गया है, तो इसी में आता है ये आर्टिकल 48 ए। ठीक है, फिर है इसके बाद अर्थात यह प्रावधान सरकार को ऐसी नीतियां और कानून बनाने के लिए प्रेरित करता है जिससे पर्यावरण संतुलन और सुरक्षित बना रहे, प्रदूषण नियंत्रित हो तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जा सके। ठीक है, फिर है इसके बाद इसकी दूसरी हेडिंग अनुच्छेद 39 बी और सी। अनुच्छेद 39 यह प्रावधान राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं और आर्थिक तथा सामाजिक न्याय स्थापित करने पर बल देते हैं। आर्टिकल 39 बी राज्य का यह कर्तव्य है कि देश के भौतिक प्राकृतिक संसाधनों का वितरण इस प्रकार हो कि वे समाज के सभी वर्गों के हित में समान रूप से उपलब्ध हो। फिर है आर्टिकल 39 का क्लॉज सी, राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि धन और संसाधनों का संकेंद्रण कुछ व्यक्तियों या समूहों के हाथ में न हो और उसका दुरुपयोग न किया जाए। ठीक है, फिर है इसके बाद आगे कि क्या पर्यावरण संरक्षण मौलिक अधिकार है?
भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण को सीधे तौर पर मौलिक अधिकार के रूप में उल्लेखित नहीं किया गया है, लेकिन न्यायपालिका ने इसकी व्यापक व्याख्या करते हुए इसे अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21, जिसमें कहा गया है जीवन का अधिकार, यानी कि स्वच्छ पर्यावरण के साथ आपको जीने का अधिकार है, के अंतर्गत शामिल कर लिया है। अब जो आर्टिकल 21 है ये आता है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत, और मौलिक अधिकार संविधान के पार्ट 3 में बताए गए हैं, पार्ट 3 में, जो कि 12 से 35 तक बताए गए हैं। आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकार डिफाइन किए गए हैं। उसमें एक आर्टिकल है आर्टिकल 21। इसके अलावा कोई ऐसा आर्टिकल नहीं है जिसमें पर्यावरण की बात की गई हो। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन जीने के अधिकार में स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है। अगर उसके अधिकार का हनन किया जाता है, उसे स्वच्छ पर्यावरण नहीं मिलता है, तो वो केस कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, आर्टिकल 21 याद रखना, संविधान का पार्ट 3, 12 से 35, जिसमें एक 12 से 35 जिसमें एक आर्टिकल है आर्टिकल 21, जिसमें बताया गया है जीवन का अधिकार और स्वच्छ पर्यावरण के साथ किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। अगर कोई लॉ बनाया जाता है इससे रिलेटेड तो ही उसको वंचित किया जाएगा, अदरवाइज नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने इस अनुच्छेद की व्याख्या करते हुए कहा कि जीवन का अधिकार केवल जीवित रहने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें स्वस्थ, स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त पर्यावरण में जीने का अधिकार भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा कि स्वच्छ वायु और स्वच्छ जल का अधिकार जीवन का अधिकार है। ठीक है, यह है आर्टिकल 21। फिर अन्य संवैधानिक प्रावधान, अनुच्छेद 51A क्लॉज जी, जो कि मौलिक कर्तव्य में बताया गया है। अनुच्छेद 51A क्लॉज जी भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, उनका एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, जिसके अनुसार प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका करे, जिसमें वन, झील, नदियां और वन्य जीव शामिल हैं। ठीक है, इसमें नागरिक का अधिकार है कि वो पर्यावरण की रक्षा करे, उसका ध्यान रखे, उसे दूषित ना करे। यह प्रावधान नागरिकों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाता है और उनसे अपेक्षा करता है कि वे प्रदूषण न फैलाएं, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करें तथा प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में सक्रिय भूमिका निभाएं। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम आगे अनुसूचियों पर। शेड्यूल्स हैं, भारतीय संविधान में 12 शेड्यूल्स बताए गए हैं, जो कि संविधान के लास्ट में डिफाइन किए गए हैं। 12 में से 7th अनुसूची है, शेड्यूल है, जिसमें जो राज्य केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को डिफाइन किया गया है। इसके अंदर भी पर्यावरण से संबंधित बातें कही गई हैं। जैसे भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है, जिसमें विषयों को यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये 3 सूचियां बताई गई हैं। मैंने ये जो आपको वो पढ़ाया था सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर में, एक क्वेश्चन में सारी चीजें डिफाइन की थी मैंने आपको। ठीक है, कि इनमें जो राज्य है उनको अलग शक्तियां प्रोवाइड की गई हैं, केंद्र को अलग शक्तियां प्रोवाइड की गई हैं और कुछ शक्तियां दोनों को हैं, जो कि समवर्ती सूची में डिफाइन की गई हैं। ठीक है, समवर्ती सूची के अंतर्गत वन, वन्यजीव और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विषय शामिल हैं। इसका अर्थ है कि इन विषयों पर केंद्र और राज्य, यानी कि यूनियन और हमारा स्टेट, दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। यदि किसी विषय पर केंद्र और राज्य दोनों के कानून में टकराव हो तो सामान्यतः केंद्रीय कानून को प्राथमिकता दी जाएगी, मतलब दी जाती है। समवर्ती सूची में दोनों को ये अधिकार है कि वो किसी भी मैटर को लेके कानून बना सकते हैं, और इनमें कोई भी डिस्प्यूट, कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो उसमें जो केंद्र है उसकी विधि को माना जाएगा। ठीक है, तो ये शेड्यूल भी डिफाइन करना है आपको। फिर है इसके बाद अनुच्छेद 48A के अंतर्गत राज्य का दायित्व। अनुच्छेद 48A के अनुसार राज्य का यह कर्तव्य है कि वो पर्यावरण की रक्षा और सुधार करे, वनों का संरक्षण करे, वन्य जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करे।
ठीक है, तो इसमें आपको कितनी चीजें याद रखनी है वो हम इसके कीवर्ड में देखेंगे। इसका निष्कर्ष उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण को अत्यंत महत्व दिया गया है। राज्य नीति, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसके अंतर्गत, और मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य तीनों मिलकर पर्यावरण संरक्षण का एक सशक्त ढांचा प्रस्तुत करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के माध्यम से इसे मौलिक अधिकार का रूप देकर इसकी महत्वता और बढ़ा दी है। अतः यह कहा जा सकता है कि पर्यावरण संरक्षण केवल राज्य का दायित्व नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी भी है, जिससे वर्तमान और भविष्य दोनों सुरक्षित रह सके। ठीक है, अब आते हैं इसके कीवर्ड्स पे। प्रस्तावना, आपको सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देना है, जिसमें आप भारतीय संविधान के जो 42वें संविधान संशोधन है उसके बारे में बता सकते हो। 1976 में संशोधन हुआ था, जिसमें पर्यावरण से रिलेटेड कुछ प्रावधान आए थे जो कि पहले नहीं थे। उन संशोधन मतलब इन संशोधन को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। राज्य और नागरिक के कर्तव्य जो पर्यावरण है, इसमें ये सुनिश्चित किया गया है कि राज्य प्लस नागरिक के कर्तव्य है कि वो पर्यावरण का ध्यान रखें, उसकी सुरक्षा करें। न्यायपालिका की भूमिका, इसमें न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिससे कि ये संविधान संशोधन आया, उसमें सारे प्रावधान आए। ठीक है, फिर आते हैं हम आगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, जिसमें बताया गया है कि ये जो सिद्धांत है पार्ट 4 में है। भारतीय संविधान के पार्ट 4 में 36 से लेके 51 तक पार्ट 4 डिफाइन किया गया है। उसमें आर्टिकल है 39 भी है और 48 भी है। 48 का क्लॉज ए, ये दोनों आर्टिकल हैं जिसमें पर्यावरण से रिलेटेड बात की गई है। फिर अनुच्छेद 48 ए, पर्यावरण संरक्षण सुधार, वन्य जीव राज्य का कर्तव्य। अनुच्छेद 39 और 39 बी, संसाधनों का वितरण, सबके हित में समान उपलब्धता। 39 का सी, धन का संकेंद्रीकरण रोकना, दुरुपयोग रोकना और सामान्यता। फिर क्या पर्यावरण मौलिक अधिकार है, ये कहाँ बताया गया है? 1 में। और आर्टिकल 51 कहाँ डिफाइन है? कार में मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? 12 से 35 तक। आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि भारतीय संविधान के भाग 3 में 12 से 35 तक आर्टिकल डिफाइन है, जिसमें से मतलब आर्टिकल वर्णित है, जिसमें से आर्टिकल 21 जिसके अंतर्गत जीवन का अधिकार दिया गया है और जीवन के साथ स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार शामिल है। अगर किसी उद्योग द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिकार को छीना जाता है, इसका हनन किया जाता है, तो हम रिट फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, कोर्ट में केस कर सकते हैं। इसका सीधा उल्लेख नहीं, न्यायालय की व्याख्या। जो आर्टिकल 21 है, सिर्फ इसमें ही जीवन के अधिकार के रूप में पर्यावरण को परिभाषित किया गया है। बाकी मौलिक अधिकार के किसी भी आर्टिकल में 12 से 35 तक किसी भी आर्टिकल में पर्यावरण की बात नहीं की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 51 क्लॉज जी, मौलिक कर्तव्य। प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो पर्यावरण संरक्षण का ध्यान रखे, वन, नदी, झील इन सब के प्रति जागरूक हो, जागरूकता फैलाए और उसको दूषित न होने दे। फिर इसके बाद 7वीं अनुसूची है। टोटल 12 शेड्यूल हैं, 12 में से 7th शेड्यूल है, जिसमें ये लिस्ट डिफाइन की गई है कि इसमें पावर दी गई है यूनियन को, स्टेट को, कि वो कानून बना सके। और अगर दोनों कानून बनाते हैं, वो आता है समवर्ती सूची में, दोनों कानून बनाते हैं और कोई विवाद उत्पन्न होता है तो जो केंद्र की विधि है उसको ही मान्य माना जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद है आर्टिकल 48, वही आप डिफाइन कर सकते हो, चाहो तो, ना तो मत करना। फिर इसका निष्कर्ष आप अपने शब्दों में लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद इसी में हम एक 4th क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, जो कि हम पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं। लोकहितवाद वाला क्वेश्चन, जो कि हम ऑलरेडी कई बार पढ़ चुके हैं। लोकहितवाद के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण के लिए न्यायिक सक्रियता के योगदान की व्याख्या करें। फिर निर्णीत वादों की सहायता से पर्यावरण संबंधित लोकहित वादों की विवेचना कीजिए। फिर इस तरह से भी ये क्वेश्चन आया कि भारत में लोकहितवाद एक पर्यावरण संरक्षण पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए। पर्यावरण संरक्षण पर MC मेहता, डायरेक्ट इनके नाम से भी ये क्वेश्चन आ जाता है। MC मेहता के योगदान का उल्लेख कीजिए। सबसे बड़ा योगदान है MC मेहता का लोकहितवाद में, क्योंकि इन्होंने ही लोकहितवाद की शुरुआत की थी।
लोकहितवाद, लोगों के हित के लिए कोई केस करना, कोई वाद दायर करना। परिचय, इंट्रोडक्शन। लोकहितवाद पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भारतीय न्यायपालिका द्वारा विकसित एक महत्वपूर्ण साधन है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति समाज के व्यापक हित में न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। प्रत्येक संरक्षण के क्षेत्र में लोकहितवाद, लोगों के लिए वाद दायर करना, ने विशेष महत्वपूर्ण प्राप्त किया है क्योंकि इससे ऐसे मुद्दे भी न्यायालय के समक्ष लाए गए हैं जो सीधे तौर पर किसी एक व्यक्ति को प्रभावित नहीं करते बल्कि संपूर्ण समाज और भविष्य की पीढ़ियों को प्रभावित करते हैं। यानी कि जब एक समाज, एक समूह के लिए लोकहितवाद, एक वाद दायर किया जाता है तो उसे लोकहितवाद कहा जा सकता है। ठीक है, जो कि किसी एक व्यक्ति को प्रभावित न करके किसी संपूर्ण समाज को, किसी पीढ़ी को प्रभावित करता है। इसके बाद है संवैधानिक आधार। पर्यावरण संरक्षण का आधार भारतीय संविधान में निहित अनुच्छेद 21। ये अनुच्छेद आपके इस क्वेश्चन में हर जगह काम आ जाएंगे, तो इनको अच्छे से याद कर लेना डिटेल में। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन का अधिकार को न्यायालयों ने व्यापक रूप से व्याख्यायित करते हुए, यानी कि व्यापक रूप से बताते हुए स्वच्छ और प्रदूषण रहित पर्यावरण इसमें शामिल किया है। इसके अतिरिक्त, इसके अलावा अनुच्छेद 48A राज्य का कर्तव्य और अनुच्छेद 51A नागरिक का कर्तव्य में भी पर्यावरण संरक्षण का प्रावधान किया गया है। साथ ही पर्यावरण अधिनियम 1986 जैसे कानूनों ने इस क्षेत्र को कानूनी आधार प्रदान किया है। ठीक है, इसके जो संवैधानिक आधार हैं वो इन आर्टिकल्स में बताए गए हैं। ठीक है, और इसके लिए एक एक्ट भी है 1986। आगे चलते हैं। न्यायिक सक्रियता का योगदान, जुडिशियल एक्टिविज्म। न्यायिक सक्रियता के माध्यम से न्यायालयों ने पर्यावरण संरक्षण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। न्यायालय ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, एक अधिनियम लागू है, पर्यावरण अधिनियम संरक्षण 1986 के माध्यम से सरकार और उद्योगों को पर्यावरण मानकों का पालन करने के लिए बाध्य किया है। इसके अंतर्गत न्यायालय ने न केवल कानूनों की व्याख्या की बल्कि नए सिद्धांत भी विकसित किए। जैसे ये हमने पीछे भी केसों में पढ़ा था, प्रदूषण भुगतान सिद्धांत आया था, सावधानी सिद्धांत आया था और सतत विकास। ये सारे जो सिद्धांत हैं ये महत्वपूर्ण योगदान देते हैं अपना पर्यावरण में। इस प्रकार न्यायपालिका ने पर्यावरण संरक्षण को एक सक्रिय और प्रभावी रूप प्रदान किया। ठीक है, अब चलते हैं हम इनके केस पर, जो कि इसमें महत्वपूर्ण केस है। एमसी मेहता का केस, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1986 का ये केस है। यह मामला दिल्ली स्थित श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर उद्योग से ओलंपिक गैस के रिसाव से संबंधित था। ये केस हम पहले भी पढ़ चुके हैं और ये यहाँ भी लिख सकते हो, जिसमें कई लोगों की मृत्यु हुई और अनेक लोग प्रभावित हुए। इस घटना के बाद एमसी मेहता ने जनहित याचिका दायर करी, जनता के हित के लिए एक याचिका दायर करी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारतीय न्यायालय ने, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विचार किया। इस मामले में मुख्य प्रश्न यह था कि खतरनाक उद्योगों द्वारा हुए नुकसान के लिए उनकी जिम्मेदारी किस सीमा तक निर्धारित की जाए। न्यायालय ने यह भी देखा कि ऐसे उद्योग समाज के लिए जोखिमपूर्ण होते हैं, इसलिए उनसे उच्च स्तर की जिम्मेदारी अपेक्षित है। न्यायालय का निष्कर्ष, कोर्ट का जो निर्णय है वो आया कि न्यायालय ने एब्सोल्यूट लायबिलिटी यानी कि पूर्ण दायित्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार यदि कोई उद्योग खतरनाक गतिविधि में संलग्न है, शामिल है और उससे किसी प्रकार की हानि होती है तो वह बिना किसी अपवाद के पूर्णतः यानी कि पूरी तरह से उत्तरदायी होगा, चाहे उसने लापरवाही की हो या नहीं की हो। यह निर्णय पर्यावरण संरक्षण और औद्योगिक दायित्व के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हुआ है। ये जो केस है इसमें कोर्ट ने एक सिद्धांत लागू किया, एब्सोल्यूट लायबिलिटी यानी कि पूर्ण दायित्व का सिद्धांत। अगर कोई भी उद्योग, कोई भी फैक्ट्री ऐसी कोई गतिविधि करती है जिससे जनता को कोई नुकसान होता है तो उसके लिए पूरी तरह से वो जिम्मेदार होगी, उसके लिए उसे कंपनसेशन देना होगा। ठीक है,
इसमें नंबरिंग गलत हो गई है, नंबरिंग ठीक कर लेना। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1988 का ये केस है। ये केस है गंगा से रिलेटेड। इस मामले में एमसी मेहता ने गंगा में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ जनहित याचिका दायर की। यह पाया गया कि कई उद्योग बिना शोधन किए अपशिष्ट को सीधे गंगा में छोड़ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जो उद्योग प्रदूषण नियंत्रण मानकों का पालन नहीं करते, जो भी प्रदूषण नियंत्रण से रिलेटेड कानून बनाए गए हैं उनका पालन नहीं कर रहे हैं, उन्हें बंद कर दिया जाए। न्यायालय ने यह भी कहा कि स्वच्छ जल का अधिकार जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 का हिस्सा है। यह केस पर्यावरण संरक्षण में पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लोकहितवाद की प्रभावशीलता का मुख्य उदाहरण है। ठीक है, एमसी मेहता का ये केस है 1988 का गंगा से रिलेटेड। फिर है इसके बाद सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1991 का ये केस है, सुभाष कुमार वाला। इस मामले में याचिका करने वाले जो केस है, केस दायर करने वाले ने आरोप लगाया कि औद्योगिक कचरा नदी में डाला जा रहा है जिससे जल प्रदूषण हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्वच्छ जल और प्रदूषण रहित पर्यावरण का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार है। हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया, यह भी कहा कि पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लोकहितवाद का उपयोग निजी हित के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इस केस ने पर्यावरण को मौलिक अधिकार से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दोनों केसों में एक ही बात की गई है, आपको बस केस के नाम याद रखने हैं और दोनों चीजें आप इसी में डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, फिर है वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। इस केस को भी हम पहले पढ़ चुके हैं जिसमें सिद्धांत लागू किए गए थे कुछ। इस मामले में तमिलनाडु के टेनेटरी उद्योग द्वारा जल और भूमि प्रदूषण का मुद्दा उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में दो महत्वपूर्ण सिद्धांतों को मान्यता दी। पहला सिद्धांत था सावधानी का सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत था प्रदूषक भुगतान सिद्धांत कि अगर कोई भी फैक्ट्री उद्योग कोई भी प्रदूषण करती हैं तो उनका पूर्ण अधिकार होगा कि वो क्षतिपूर्ति करें। न्यायालय ने कहा कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट सतत विकास कहा जाता है। यह केस भारतीय पर्यावरण में अंतरराष्ट्रीय सिद्धांतों को लागू करने का आधार बना। ठीक है, फिर आते हैं हम लोकहितवाद के महत्व पर। लोकहितवाद का महत्व है, लोकहितवाद ने आम जनता को यह शक्ति दी है कि वे पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को न्यायालय में उठा सकें। इससे पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ी, सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित हुई, यानी कि अगर कुछ भी होता है, पर्यावरण प्रदूषित होता है तो सरकार को जवाब देना होगा कोर्ट को कि यह क्यों हुआ, कैसे हुआ, और पर्यावरण न्याय को सुलभ बनाया गया। ठीक है, फिर है इसका निष्कर्ष। इस प्रकार लोकहितवाद और न्यायिक सक्रियता ने भारत में पर्यावरण संरक्षण को एक मजबूत आधार प्रदान किया। न्यायालय ने अपने सक्रिय दृष्टिकोण से न केवल पर्यावरण को मौलिक अधिकार का हिस्सा बनाया बल्कि उसके संरक्षण के लिए प्रभावी दिशा निर्देश भी दिए। अतः पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लोकहितवाद पर्यावरण संरक्षण का एक सशक्त उपकरण है जो वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, फिर आते हैं हम इसके कीवर्ड्स पर कि हमें क्या क्या चीजें याद रखनी है। वैसे तो बहुत आसान है, आप क्या क्या चीजें इसमें याद करोगे, वैसे तो बहुत आसान है क्योंकि आप पहले भी इसको पढ़ चुके हो। सिर्फ मेन चीजें याद रखनी है। इसका इंट्रोडक्शन देना है जिसमें लोकहितवाद किसे कहते हैं, लोगों के हित के लिए, किसी समाज के हित के लिए, किसी व्यक्ति द्वारा, किसी संस्था द्वारा एक वाद दायर करना लोकहितवाद कहलाता है। इसे कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था दायर कर सकती है समाज के हित के लिए। इसमें पर्यावरण मुद्दे उठाए जाते हैं और भविष्य की पीढ़ियां सुरक्षित की जाती हैं। फिर है संवैधानिक आधार। संवैधानिक आधार में ये आर्टिकल है, आर्टिकल 21, आर्टिकल 48A, आर्टिकल 51A का क्लॉज जी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ये पर्यावरण संरक्षण के लिए एक अधिनियम भी आया है, इस अधिनियम को याद रखना। न्यायालय की सक्रिय भूमिका, सरकार औद्योग नियंत्रण, सरकार का ये कर्तव्य है कि वो औद्योग का नियंत्रण करे, इसके लिए विधि बनाए। नए सिद्धांत विकसित करना, पर्यावरण सुरक्षा, इसमें दो सिद्धांत भी आए हैं, प्रदूषक भुगतान सिद्धांत और सावधानी सिद्धांत। फिर है सतत विकास।
ठीक है। फिर केस है इसमें MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1986 का ये केस है, जो श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर उद्योग से संबंधित था। ठीक है, इसमें एब्सोल्यूट लाइबिलिटी यानी कि पूर्ण दायित्व का सिद्धांत लागू किया गया। फिर है MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1988 का ये केस है, जो गंगा प्रदूषण से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें आदेश दिया था कि अगर वो उन नियमों का पालन नहीं करते तो उन्हें बंद कर दो। आर्टिकल 21 का इसमें उल्लंघन होता है। इसके बाद है आगे सुभाष कुमार वाला केस, जिसमें आर्टिकल 21 को डिफाइन किया गया है, जल प्रदूषण से संबंधित है। ठीक है। फिर वेलोर सिटीजन वेलफेयर फॉर्म, 1996 का ये केस है, इसमें टेनेटरी प्रदूषण से रिलेटेड बात कही गई थी और 2 सिद्धांत भी दिए गए थे। ठीक है। फिर इसके बाद लोकहितवाद का महत्व, जनता को शक्ति देती है कि वो अपने अधिकारों का हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट जाकर केस दायर कर सकते हैं। पारदर्शिता, इसमें ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है, सरकार की जवाबदेही बढ़ जाती है, सरकार को जवाब देना होगा। और पर्यावरण न्याय। फिर निष्कर्ष है, निष्कर्ष आप अपने शब्दों में लिख सकते हो। ठीक है, ये था लोकहितवाद के क्वेश्चन का आंसर। सारे जो केस हैं उनको अच्छे से याद कर लेना, जो आर्टिकल है उनको अच्छे से याद कर लेना और इन्हें एक हाईलाइट करके लिखना। ठीक है, ब्लैक पेन से हाईलाइट करके लिखना, बड़ा बड़ा सा, दोनों तरफ ब्रैकेट लगा देना ताकि पता चले कि आपने केस लिखे हैं। ठीक है, केस और आर्टिकल इन सब से नंबर मिलते हैं, तो अच्छे से लिख कर आने हैं आपको। ठीक है, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में बहुत जल्द।